हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज के इस अभ्यास सीरीज़ में। अभ्यास सीरीज़ आपने देखा ही होगा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एएमयू जामिया और बीएचयू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो बच्चे 6th 9th और 11th क्लास के इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक नया अभ्यास सीरीज़ लेकर के आए थे, जिसके तहत हम उनको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते थे। चाहे वह मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस नसीम सर ने सॉल्व करवाए, मैंने ईवीएस और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और हिंदी के साथ साथ मैंने ज्योग्राफी को भी देखा। पॉलिटिकल साइंस के भी एक क्वेश्चन को हमने देखा था। आज हम हिंदी के क्लास 9th में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें लगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को देखने से पहले आज जो है, आज की शुरुआत एक कविता के द्वारा होगी। एक कविता जो नागार्जुन की प्रमुख कविताओं में से एक माना जाता है। पहले उस कविता को देखते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है, नागार्जुन की कुछ प्रतिनिधि कविताएं इसमें लिखी हुई हैं। इसी नागार्जुन की इसी प्रतिनिधि कविताओं में से एक जो कविता है, जिसका शीर्षक है उनको प्रणाम। उनको प्रणाम। नागार्जुन कहते हैं कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुड़ीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नौ उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगुपदी प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न, पर कुछ समय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वधि बंदी जीवन में, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है नागार्जुन ने, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। बहुत ही शानदार कविता इन्होंने लिखी है नागार्जुन, जो बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले थे। नागार्जुन हमारे प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, जिनकी एक कविता, जिनका एक शीर्षक था उनको प्रणाम, बहुत ही प्रेरित करने वाली एक कविता थी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ, के जो क्लास 9th के एएमयू के एंट्रेंस में पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर के आएंगे, जो आपको काफ़ी प्रेरित करने वाली होगी। तो चलिए, आज हम क्लास 9 के एएमयू के एंट्रेंस में जो हिंदी से पूछे गए सवाल हैं, उनको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है, यानी इसके लेखन में कौन सा शब्द सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, क्या प्रदर्शिनी होता है? प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। वैसे ही दूसरा है प्रदर्शनी, इसको हम मान सकते हैं। प्रदर्शनी होता ही नहीं है, ये भी गलत है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये भी गलत हो जाता है, यानी पता चलता है कि प्रदर्शनी को हम ऐसे लिखते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन बेटा ऐसे लिखते हैं, देख लो, प्रदर्शन। और प्रदर्शन में जब ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह हो जाता है प्रदर्शनी। हमने उपसर्ग और प्रत्यय जो मैंने भोजपुरी में वीडियो बनाई थी आपने देखा ही होगा, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो भोजपुरी में बनाया था। अब इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, आपकी भाषा में समझा दिया जा रहा है। तो प्रदर्शनी इस तरीके से लिखा जाएगा। जो प्रदर्शन है इसमें हमने ई प्रत्यय को जोड़ दिया है। प्रत्यय क्या होता है बेटा? तो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जाकर जुड़ जाते हैं और उन मूल शब्दों के अर्थ को, उनकी विशिष्टता को और उनके स्पष्टता को बदल देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रदर्शन है और प्रदर्शन में हमने ई जोड़ा तो यह हो गया प्रदर्शनी। ठीक है, वैसे ही हम दूसरे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह है कि अत्याचार में लगा उपसर्ग होगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी बेटा वह उपसर्ग और प्रत्यय पर ही बनाई थी। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है आपने, तो उस उपसर्ग और प्रत्यय वाले भोजपुरी वर्जन के उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपने देखा प्रदर्शनी में हमने ई प्रत्यय जोड़ा है, तो प्रत्यय मैंने अभी बता भी दिया कि जो शब्द मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ को, स्पष्टता को, उनकी विशिष्टता को बदल देते हैं, उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। वैसे ही उपसर्ग होता है कि जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। मैंने कुछ अर्थ भी बताए थे कि अति का अर्थ क्या होगा, अ का अर्थ क्या होगा, अनु का अर्थ क्या होगा। जैसे अ का अर्थ नहीं होता है, अनु का अर्थ अनुकरण करना होता है, यानी पीछे पीछे चलना होता है। अति का मतलब अत्यधिक होता है, अधिक का मतलब अधिकार होता है, सु का मतलब सुंदर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग मैंने बता ही दिया जो पहले लगते हैं। तो अत्याचार में क्या अ लगा हुआ है, हम कह सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। अति लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। अत्य हो सकता है या अत्या, ये अत्य और अत्या दोनों सीधा गलत हो जाएगा। ओ और अति में अत्याचार क्या होता है, यानी जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब ज्यादा मतलब अत्यधिक, यानी अति। यहां पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा जुल्म करना, अत्याचार यानी अत्यधिक जुल्म करना। तो अति का जो अर्थ ही होता है अत्यधिक। ठीक है, तो वैसे ही हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है पर्यायवाची से जुड़ा हुआ है, और पर्यायवाची में किसका पर्यायवाची पूछ रहा है? दूध का। तो दूध का पर्यायवाची है अमृत, बिल्कुल भी नहीं, दूध अमृत नहीं है। क्षीर हो सकता है, अम्बू और पेय, ये दोनों, ये क्या है? पेय, पीने के लिए। अम्बू भी उसी से जुड़ा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि दूध का जो पर्यायवाची है वह होता है क्षीर। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है घड़ों पानी डालना। मुहावरे का अर्थ है, एक मुहावरा दिया हुआ है कि घड़ों पानी डालना। घड़ों पानी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सीधा सा अर्थ जान लेते हैं। घड़ों पानी डालना यानी शर्मिंदा होना। घड़ों पानी डालना यानी शर्मिंदा होना, यानी जो ऑप्शन बी आपका जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है वह हिंदी लिटरेचर क्लास 8 की बुक से लिया गया है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, किस कवि की पंक्ति है। तो बेटा ये मैं बता दूं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार की, पढ़न रहेंदो म्यान। यानी यहाँ पे ये जो कविता, ये जो पंक्ति है, ये कबीर दास की, कबीर की सांखिया पाठ से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जैसे ये कहते हैं कबीर दास जी इस दोहे में कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मूल करो तलवार की पड़न रहन दो म्यान, यानी कि अगर तुम्हें किसी साधु के बारे में जानना है तो उस साधु के जाति पाति पर मत जाओ, उसके ज्ञान को पूछो। जैसे कि हमें, और अगर तुम किसी तलवार खरीदने जा रहे हो, कहीं तलवार लेने जा रहे हो, तो तुम्हें म्यान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अगर तलवार चलानी है, किसी पर हमला करना है, तो हमें म्यान की ज़रूरत नहीं है, तलवार की ज़रूरत है। वैसे ही हमें किसी साधु को जानने के लिए उसके ज्ञान को जानने की ज़रूरत है, ना कि उसके जात पात को जानने की ज़रूरत है। तो ये जो पंक्ति है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, किस कवि की पंक्ति है? ये है आपके कबीरदास की कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। लिख लेना बेटा, कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हिंदी लिटरेचर क्लास 8 से ही जुड़ा हुआ है कि भगवान के डाकिये किस कवि के द्वारा रचित है? ये भी बहुत अच्छी कविता है, भगवान के डाकिये। ये भी आपको बताई जाएगी, आपको मैं बताऊंगा कि भगवान के डाकिये की जो कविता है वह किस रूप में लिखी गई है। ठीक है, उसको भी पढ़ करके मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। भगवान के डाकिये, इसमें कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ये जो कविता है वह दिनकर साहब ने लिखा हुआ है। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर है, इस पर भी ध्यान देना, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 7th क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये प्रश्न को दोहराया जाता है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की जो रचना है वह अवधी भाषा में हुई है। इसको ध्यान देना बेटा कि रामचरितमानस की जो भाषा है वह, उसकी रचना जो है अवधी भाषा में हुई है। और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक हिंदी के स्टूडेंट को जानने के लिए, कि टीचर बार बार ऐसे प्रश्नों को दोहराता है उनके IQ लेवल को चेक करने के लिए कि बच्चा हिंदी तो पढ़ रहा है लेकिन हिंदी के बारे में कितना जानता है। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी आसानी से पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर टीचर हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो जो प्रश्न बनाने वाले जो टीचर हैं वो तो इस बात को जानते हैं ना कि अगर कोई टीचर बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है तो वो हिंदी दिवस की भी बात कर सकता है। तो इसके लिए इसको भी ध्यान से सुनो कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और दिमाग में बैठा लो कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बेटा AMU के एंट्रेंस में कुल 8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं हिंदी से, और यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एंट्रेंस में पूछ सकता है, चाहे वो जामिया हो चाहे वो AMU हो। तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर देखें, और ऐसे वीडियोस जो आपके एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं उनको आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, बिना कहे ही शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी एडमिशन हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में तुम ये भी बताओ कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स को और पढ़ना है, उसको कवर किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर हम मैथमेटिक्स के तमाम फॉर्मूले को जानेंगे और तमाम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अभ्यास सीरीज में नए नए क्वेश्चंस के साथ, जहां पर आपको नए नए क्वेश्चंस के फॉर्मूले को बताया जाएगा, नए नए टॉपिक्स को बताया जाएगा, और सिलेबस के बारे में भी बात होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।